नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण यानी हमारे इस एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे हीरो की कहानी सामने ला रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ना रगों में एकदम से जोश दौड़ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उनके पूरे सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम जानेंगे कि हथियार उठाने वाले इस बेखौफ युवा के पीछे असल में वो इंसान कौन था, उनकी सोच, उनके विचार आखिर कितने गहरे थे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक 11-12 साल का बच्चा जो खेलने कूदने की उम्र में है, वो अपने बड़ों से एक बहुत ही गहरी बात पूछता है। ये अंग्रेज हमारे देश पर राज क्यों कर रहे हैं? ये कोई आम सवाल नहीं था दोस्तों। साल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस छोटे से बच्चे को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। कहते हैं कि वो अगले ही दिन उस बाग में गया और वहां की खून से सनी मिट्टी को ना एक शीशी में भर लाया। बस आप कह सकते हैं कि उसी दिन से उनके एक आजीवन मिशन की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। हम इस सफर को 6 अहम पड़ावों में देखेंगे। पहला, उनकी प्रेरणा और शुरुआती जीवन। दूसरा, क्रांतिकारी रास्ता चुनना। तीसरा, सॉन्डर्स वध और वहां से उनका निकलना। चौथा, मशहूर असेंबली बमकांड। पांचवा, जेल, उनकी ऐतिहासिक भूख हड़ताल और शहादत। और अंत में सबसे जरूरी बात, शहीद आजम की असली विचारधारा। 1907 में जन्म से लेकर 1931 में उनके सर्वोच्च बलिदान तक की ये टाइमलाइन, ये वाकई हैरान करने वाली है। मेरा मतलब है, आप खुद देखिए, मात्र 23 साल के इस छोटे से जीवन काल में कितनी सारी और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। जिंदगी एकदम एक्शन से भरपूर थी। यह हमें साफ दिखाता है कि उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट वो तो सदियों तक रहने वाला था। भाग 1, प्रेरणा और शुरुआती जीवन। एक देशभक्त परिवार में पले बढ़े। तो 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह के परिवार में ना देशभक्ति बिल्कुल कूट कूट कर भरी थी। मतलब बचपन से ही उनके घर का माहौल ऐसा था कि ब्रिटिश राज का विरोध करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। लेकिन जिस घटना ने उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल दिया, वो थी 13 अप्रैल 1919 की घटना। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। इस भयानक नरसंहार का उस युवा मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस खून से सनी मिट्टी ने उनके अंदर एक आग जला दी, भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की आग। और यह संकल्प हमेशा के लिए पक्का हो गया। भाग 2, क्रांतिकारी मार्ग का चुनाव, शिक्षा और बड़े फैसले। देखिए, शुरुआती पढ़ाई के बाद वो लाहौर के नेशनल कॉलेज गए। इस कॉलेज ने उनके भीतर की देशभक्ति को हवा दी, उसे और भड़काया, और यहीं से वो बाकी युवा क्रांतिकारियों के करीब आने लगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जब वो करीब 18 या 19 साल के थे, तो जाहिर है परिवार ने उनकी शादी की बात शुरू कर दी। लेकिन भगत सिंह का लक्ष्य तो कुछ और ही था ना। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से मना कर दिया और एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, यदि मेरी शादी इस गुलाम भारत में होगी तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। इसके तुरंत बाद वो अपना घर छोड़कर सीधे कानपुर चले गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खास है। भगत सिंह की इमेज अक्सर सिर्फ एक हथियारबंद विद्रोही की दिखाई जाती है ना? लेकिन असल में वो एक असाधारण बौद्धिक क्रांतिकारी थे। वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थीं। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि वो भारत को एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां सबके लिए न्याय हो और सही मायने में बराबरी हो। भाग 3, सॉन्डर्स वध और बचाव, साइमन कमीशन का जवाब। चलिए अब चलते हैं 1928 में। साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। इस अन्याय ने युवाओं के खून को खौला दिया और उन्होंने इसका बदला लेने की कसम खा ली। 17 दिसंबर 1928 को पहचान की गलती की वजह से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इसके बाद लाहौर में जो भारी पुलिस की नाकेबंदी हुई, उससे बचकर निकलने की उनकी योजना, सच मानिए, किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। भगत सिंह ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया। बाल कटवा लिए, दाढ़ी मुंडवा ली और उनके साथ क्रांतिकारी दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी का रूप धरा, बिल्कुल एक परिवार की तरह।
इस तरह वो इतनी भारी पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर बिल्कुल सुरक्षित वहां से निकल गए। क्या कमाल का दिमाग लगाया था उन्होंने। भाग 4 असेंबली बम कांड, बहरों को सुनाने के लिए। अब हम आते हैं उनके जीवन के सबसे मशहूर अध्याय पर। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही दमनकारी, एक बहुत ही कठोर कानून पास कर रही थी और इसके विरोध में उन्होंने अपनी आवाज को एक बड़े मंच तक पहुंचाने का फैसला किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंके, लेकिन यहां एक बात साफ कर दूं, ये बहुत ही कम तीव्रता वाले बम थे और इन्हें बिल्कुल खाली जगह पर फेंका गया था। किसी की जान लेना उनका मकसद था ही नहीं। उनके पर्चे में साफ साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वही डटे रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अपना मैसेज पूरे देश तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद को स्वेच्छा से गिरफ्तार करवा दिया। भाग 5 जेल, भूख हड़ताल और शहादत, अंतिम परीक्षा। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच कितना भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस कदम ने रातों रात पूरे देश का ध्यान जेल की उन अंधेरी दीवारों के भीतर खींच लिया। अपने मुकदमे के दौरान भी भगत सिंह बिल्कुल निडर खड़े रहे। उन्होंने अदालत को ही अपने विचारों को फैलाने का एक बड़ा मंच बना लिया। आखिर में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज उनके बढ़ते प्रभाव से इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने अपने ही नियम तोड़ दिए और तय दिन से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को गुपचुप तरीके से उन्हें फांसी दे दी। आप सोचिए, उनका ये पूरा जीवन काल, ये पूरी कहानी मात्र 23 साल की थी, सिर्फ 23 साल। भाग 6 शहीद आजम की विचारधारा, उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत। फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले जेल के अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और देश बनाने में युवाओं के रोल पर बहुत ही गहरे और बेबाक लेख लिखे, जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आम धारणा और असलियत में कितना फर्क है। आमतौर पर लोग उन्हें बस एक हथियार उठाने वाला, गुस्से से भरे विद्रोही के रूप में देखते हैं, जिससे बस अंग्रेजों से लड़ना था। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए विचारक थे, एक स्कॉलर थे, एक लेखक थे। उनका सपना सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे समाज की मांग कर रहे थे जहां हर इंसान के लिए सच्चा न्याय हो और पूरी तरह से समानता हो। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, महज 23 साल के एक युवा के उस कड़े अनुशासन और विचारों की उस गहराई से आज की हमारी युवा पीढ़ी एक बेहतर और समान समाज बनाने के लिए क्या सीख ले सकती है। भगत सिंह की जिंदगी हमें चीख चीख कर बताती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ जज्बात नहीं है, बल्कि ये अदम्य साहस, अनुशासन और शक्तिशाली विचारों का नाम है। इस चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,